everyone, a very warm welcome to Dronacharya IAS and let us start with today's newspaper based current affair questions. सबसे पहले हेडलाइन में हमें दिखता है दैट पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन डन, तो इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है आपकी? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तीन भाग है इसमें कि एक तो प्रेसिडेंट का बात कर रहे हैं, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन. तो क्या प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? Yes, this statement is correct and you have to now tell me in the comment section कि कौन से आर्टिकल की यहाँ पे बात की जा रही है. जो भी स्टूडेंट्स इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, they can refer to the previous videos where we have discussed similar kind of questions, right? Second statement is president allocates or reshuffles various portfolios among the ministers. तो इससे पहले देख लेते हैं पोर्टफोलियोज के बारे में. तो पोर्टफोलियोज क्या है? अगर हम आम भाषा में समझें कि किस मिनिस्टर ने कौन सी मिनिस्ट्री संभालनी है, यही होता है पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पूछा क्या गया है कि आपके प्रेसिडेंट करते हैं क्या पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन? सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स और reshuffles various portfolios among the minister. पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट नहीं करते हैं. सो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली वन. तो ओनली वन विल बी द आंसर बिकॉज इट इज आस्क्ड करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपसे बात की गई है स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट्स. बस सबसे पहले हमें देख लेना है कि स्पेशल स्टेटस क्या है. एक आपके आर्टिकल्स हैं 371, 371, 370A, B, C, D, इस तरीके के आपको आर्टिकल्स दिए गए हैं. 371 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज स्पेशल प्रोविजन टू सम स्टेट्स, दैट इज डिफरेंट. और जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस. किसको? स्टेट्स को दिया जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस. इसमें डिफरेंस बस क्या है कि कुछ फाइनेंशियल एड एक्स्ट्रा मिल जाती है सेंटर से, फाइनेंशियल हेल्प एक्स्ट्रा मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम. और आप बात कर सकते हैं, अगर कोई स्कीम की बात कर रहे हैं तो स्कीम में 90:10 का फंड सिस्टम भी हो सकता है. अगर कोई स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो उसमें जनरली जो आम स्टेट्स हैं उनको 60% तक सेंटर देता है, 40% आपके स्टेट को ही फंड करना पड़ता है. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो 90% सेंटर असिस्ट करेगा और 10% स्टेट देगा, अगर ये कैटेगरी में आ जाते हैं तो, राइट. तो इसी के रिगार्डिंग आपका आर्टिकल आया है दैट आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज डिमांडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एंड बिहार वाज आल्सो डिमांडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस. सो व्हाट इज दिस अबाउट? लेट अस डिस्कस थ्रू द क्वेश्चन. सबसे पहली बात की जा रही है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू गिव स्पेशल कैटेगरी स्टेटस. तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है स्टेट्स को, वो किसके बेस पे दिया जाता है? कौन से वो पैरामीटर्स हैं? वन बाय वन देख लेते हैं. हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी. यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जा रही है कि एरिया बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग कम हैं. और साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, तो ट्राइब्स की भी बात आ गई है. स्ट्रैटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर्स, कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास वो स्टेट लोकेटेड है. एंड इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, कि इकोनॉमिक में बैकवर्ड हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में बैकवर्ड हैं. और नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस, स्टेट के फाइनेंसेस आर नॉट वायबल. तो विच ऑफ द अबव आर द पैरामीटर्स फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? सो आई वुड लाइक टू टेल you that all of the above are the parameters, right? Home Ministry has said these are the parameters to give the special category status to the states, right? Moving on to the next question. Here it is, consider the following statement regarding प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. तो ये न्यूज़ में क्यों है? प्रधानमंत्री ने ऑफिस संभालते ही सबसे पहले साइन किया है टू द एलोकेशन ऑफ द इंस्टॉलमेंट टू द फार्मर्स अकॉर्डिंग टू पीएम किसान निधि सम्मान, राइट. तो पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है. इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. तो क्या ये सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है? तो डेफिनेटली इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. स्पॉन्सर में क्या आता है कि कुछ हिस्सा आपका सेंटर देगा
और कुछ हिस्सा आपका स्टेट देगा, लेकिन सेंट्रल सेक्टर में क्या होता है, 100% फंड असिस्टेंस आपको सेंटर ही प्रोवाइड करता है. सो यस, दिस इज 100% फंडेड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी फार्मर फैमिलीज. तो जो एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सी फार्मर फैमिलीज इस स्कीम में एलिजिबल हैं, वो मिनिस्ट्री के पास है, विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. तो पूछा गया है जो आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन एलिजिबल फैमिली है, फार्मर फैमिली कौन नहीं है, तो ये कौन करेगा, कंप्लीट ऑनर्स किस पे है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर पे है. इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? नो. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी गवर्नमेंट के ऊपर ऑनर्स है कि उन्होंने आइडेंटिफाई करके देना है. ऑल्दो दिस स्कीम इज डेफिनेटली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, लेकिन द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये आएगा स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी गवर्नमेंट के पास. राइट. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज फार्मर फैमिलीज विद टोटल कल्टिवेबल होल्डिंग्स अप टू 5 हेक्टेयर्स. यहाँ पे लिमिट की बात कर रहे हैं, दैट फार्मर फैमिलीज जिनके पास कल्टिवेबल, यहाँ पे कल्टिवेबल की भी बात है, टोटल उनके पास 5 हेक्टेयर की जमीन हो, दे विल रिसीव डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. मतलब बीच में कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है. अगर उनका आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट है तो डायरेक्टली उसमें उनकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी. दे विल बी गिवन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ ₹6,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट्स एनुअली, दैट इज 2,000 ईच. राइट. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, दिस इज पार्शियली करेक्ट. दिस पार्ट इज करेक्ट, दिस पार्ट इज करेक्ट, लेकिन जो ये 5 यहाँ पे लिखा है, दिस इज नॉट करेक्ट. यहाँ पे आ जाएगा 2 हेक्टेयर्स. करेक्ट. Next, okay, how many of the above statements are correct? So this is incorrect, this is incorrect, and this is correct. So only one statement will be correct. Next question is regarding the Aditya L1 mission. तो इसरो ने एक नई इमेज शेयर करी है, राइट. तो सबसे पहले देख लेते हैं किसके रिगार्डिंग आदित्य L1 बात कर रहे हैं. तो आदित्य L1 is the first space based Indian mission to study the sun. तो इसीलिए मैंने न्यूज़ का ज़्यादा डिटेल नहीं दिया कि अगर मैंने न्यूज़ बता दी कि किसकी इमेज है तो आंसर ही पता चल जाएगा, राइट. तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं आदित्य L1 इज द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी द सन. तो क्या ये सबसे पहला ऐसा स्पेस बेस्ड मिशन है जो सन को स्टडी करने के लिए बनाया गया है, या फिर मून, या फिर जुपिटर, या फिर सैटर्न, कौन सा ऐसा प्लैनेट है या कौन सा ऐसा स्टार है? तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सन के लिए ही ये फर्स्ट स्पेस बेस्ड मिशन है इंडिया का, राइट. तो यहाँ पे ये जो इमेज है ये सन की इमेज शेयर करी है इसरो ने. नेक्स्ट इज द स्पेसक्राफ्ट कैरीज 3 पेलोड्स टू ऑब्जर्व द फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड आउटरमोस्ट लेयर, दैट इज कोरोना ऑफ द सन. तो यहाँ पे कहते हैं कि 3 पेलोड्स लेके जाएगा ये मिशन, और यहाँ पे आपके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना को स्टडी करके आएगा किसके? सन के. तो क्या ये बात सही है? दिस पार्ट इज करेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 पेलोड्स लेके गया था, 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेलोड्स जो कि स्टडी करेंगे डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सन, राइट. तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली 1, राइट. यस, ओनली 1 करेक्ट स्टेटमेंट्स यूजिंग द करेक्ट कोड. ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट, ओके, हियर वी कैन सी लेग्रांज पॉइंट. लेग्रांज पॉइंट जो आपके आदित्य L1 है, आदित्य मीन्स सन एंड L1 इज लेग्रांज पॉइंट. तो यहाँ पे आपको देखना है कि देर आर 5 लेग्रांज पॉइंट्स, लेकिन आपके यहाँ पे L1 पे लोकेटेड है आपका कौन सा? आदित्य L1 मिशन. तो यहाँ लेग्रांज पॉइंट्स की खासियत क्या होती है कि जो सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होता है. एंड ऑल्सो L1 क्यों चूज किया है? बिकॉज इट इज समवॉट नियरर टू द अर्थ देन द रेस्ट ऑफ द लेग्रांज points, right. Next question, it is regarding the aircraft carrier. तो एडिटोरियल में न्यूज़ आई है एयरक्राफ्ट कैरियर से रिलेटेड कि इंडिया को एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की ज़रूरत है, और यहाँ पे बात की जा रही है दैट ऑलरेडी इट इज़ इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर द नेवी, इंडियन नेवी. और ओके, तो इससे पहले हम देख लेते हैं जो पुराने 2 हैं उनकी बात कर ले. Here it is the question. तो यहाँ पे बात की जा रही है with respect to the aircraft carriers in India, consider the following statements. INS विक्रम आदित्य की बात कर रहे हैं एंड INS विक्रांत की बात कर रहे हैं. तो यहाँ से पता चलता है कि जो ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इंडिया के पास वो हैं विक्रम आदित्य एंड विक्रांत, ठीक है.
15 सालों का टारगेट था कि 4 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं, 2 हमारे पास हैं, एक अभी बन रहा है और एक और बनाना है। तो बात की जा रही है कि जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 3 है उसका नाम रखा जाएगा INS विशाल, इट इज सपोज्ड, राइट। तो यहाँ पे INS विक्रमादित्य और विक्रांत के बारे में देख लेते हैं पहले। तो INS विक्रमादित्य इज द फर्स्ट डोमेस्टिकली कंस्ट्रक्टेड एयरक्राफ्ट कैरियर with 76% indigenous content, symbolizing India's advancing shipbuilding capabilities। बात क्या करी जा रही है कि INS विक्रम आदित्य पहला ऐसा डोमेस्टिकली कंस्ट्रक्टेड एयरक्राफ्ट कैरियर है। देखो बात यहाँ पे कंप्लीट इंडिजिनस की नहीं है, बात क्या है कि इट इज डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड, कि इंडिया में इसको बनाया गया है विद 76% इंडिजिनस, कंप्लीट इंडिजिनस नहीं है, 76% इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और बाकी डिफरेंट कंट्रीज से ये लिया गया है, सिंबलाइजिंग इंडियाज एडवांसिंग शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज। ओके जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट, INS विक्रांत इज अ मॉडिफाइड कीव क्लास कैरियर इनिशियली कंस्ट्रक्टेड फॉर द सोवियत आर्मी, सोवियत नेवी, आफ्टर मॉडिफिकेशन वाज कमीशन्ड इनटू द इंडियन नेवी इन 2013। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि INS विक्रांत जो है वो पहले सोवियत नेवी में एम्प्लॉयड था एंड नाउ डिप्लॉयड था एंड नाउ हियर वी आर यूजिंग इन इंडियन नेवी सिंस 2013। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? नो, दीज स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। कैसे गलत हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में रिवर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे INS विक्रांत है जो आपका फर्स्ट डोमेस्टिकली कंस्ट्रक्टेड एयरक्राफ्ट कैरियर है और विक्रम आदित्य है जो कि हमने सोवियत यूनियन से लिया था, राइट, सोवियत नेवी से। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट इज INS विक्रांत गारंटीज प्रिसाइज ऑपरेशंस इवन इन चैलेंजिंग कंडीशन बाय एम्प्लॉइंग स्टो बार, कि विक्रांत जो है आपका जो अभी हमने डिस्कस किया 76% इंडिजिनस कंटेंट से बना है, डोमेस्टिकली बनाया गया है, उसी के बारे में बोला गया है दैट इट इज़ वेरी प्रिसाइजली ऑपरेटेड एज इन द चैलेंजिंग कंडीशंस ऑल्सो एज बाय एम्प्लॉइंग द स्टो बार। स्टो बार क्या है? शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी मेथड। तो स्टो बार अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या, कहाँ आपने लिंक करना है? INS विक्रांत। तो स्टो बार टेक्नोलॉजी क्या है कि बहुत छोटा इसको रनवे चाहिए, ज़्यादा लंबा रनवे नहीं चाहिए। आपने बहुत बार प्लेन्स को टेक ऑफ करते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ पे एयरक्राफ्ट को बहुत ही कम छोटा सा आपको क्या रनवे चाहिए एंड इसमें जो आपका स्की जंपिंग होती है, स्की फ्लाई जो होता है, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होती है। साथ ही साथ एक और इसमें है कि वर्टिकल लैंडिंग इज पॉसिबल विद द 3 अरेस्टेड वायर्स। मतलब क्या है कि जो इसकी लैंडिंग और जो इसका टेक ऑफ है दैट इज वेरी इजी ऑन दिस एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। ये इसको बहुत इजी कर देता है विद द हेल्प ऑफ स्टो बार कि शॉर्ट टेक ऑफ, बिल्कुल शॉर्ट रनवे पे ये टेक ऑफ कर देगा, लेकिन अरेस्टेड रिकवरी है कि जब वापस आएगा जो वो एक अरेस्टेड वे में आएगा विद द हेल्प ऑफ 3 अरेस्ट वायर, तो उसको वर्टिकल लैंडिंग में भी हेल्प कर देंगे एयरक्राफ्ट को। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टो बार एंड हेंस दिस इज करेक्ट। सो आंसर विल बी हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली 1, सिर्फ एक ही आपकी स्टेटमेंट सही है, दैट इज थर्ड, ठीक है। ओके जी, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।